सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां संस्कृतशौर्यम् इति आभासिक आमुखपटले भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। भवन्तः जानन्ति यत् सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षा अत्र अस्मिन् पटले प्रचलति। मित्राणि, इदं पटलं यत् संस्कृतशौर्यं नामधेयं वर्तते तत्तु मह्यम् अतिरोचते। कथमिति चेत् यः कोऽपि संस्कृतशास्त्राणि अधिगन्तुं वाञ्छति, दर्शनशास्त्रं भवतु वा व्याकरणशास्त्रं भवतु, ज्योतिषं वा स्यात्, किञ्च साहित्यशास्त्रं, काव्यशास्त्रं वा इति वक्तुं शक्यते, तत्सर्वमपि एकस्मिन् एव पटले पठितुं शक्यते। तत्रापि अत्र किं वैशिष्ट्यं यत् अत्र व्याख्यानानि न सन्ति, तदतिरिच्य पङ्क्तिशः ग्रन्थस्य अध्यापनं वर्तते, तदपि विशिष्टैः विद्वद्भिः, न मादृशैः। प्रत्युत अन्ये बहवः विद्वांसः सन्ति यत्र ये सम्यक्तया शास्त्रान् पाठयितुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्मिन् पटले। अद्य प्रथमं तु तावत् विलम्बेन आगतः अस्मि, यतः क्षम्यताम्। कार्यान्तरेषु व्यापृतः अस्मि। बहूनि कार्याणि अकस्मात् शिरसि आपतितानि सन्ति। मम यद् वाहनं वर्तते, कारयानं, तस्य सर्विस् तद् न चलति स्म। अतः तन्नीत्वा तत्र सर्विस् स्टेशन् यद् भवति, यत्र तस्य पुनः सम्यक्तया सर्विस् भवेत्, ये यन्त्रकोविदाः भवन्ति, वाहनकोविदाः, वाहनयन्त्रकोविदाः, ते तं द्रक्ष्यन्ति। यातायात साधनं तदासीत्, तत् सम्प्रति नास्ति। इतः संस्थानं दूरे वर्तते, तर्हि गमनागमनेपि बहु कालः गच्छति। एतत् सर्वं वर्तते। अस्तु, हरि अनन्त हरिकथा अनन्त। मित्राणि, अस्माकम् आसीत् किं प्रकरणम् आसीत् यत् भगणादीनां विषये चर्चा प्रवर्तमाना आसीत् खलु। यत् ये सूर्यादीनां भगणाः पठिताः, कथं ते तथैव पठिताः। तत्र इदम् आभाषी आचार्येण यत् भगणानाम् इयत्ताकरणरूपः अर्थः न पुरुषसाध्यः, श्रमः न पुरुषसाध्यः। यतो हि विशिष्य मन्दोच्चादीनां भगणः तु वर्षैः अनेकैः पूर्यते। तर्हि तावता कालेन कः तिष्ठेत्, स्थातुं न कोऽपि शक्नुयात्। अतः प्रत्यहं वेदरीत्या तु तज्ज्ञानं न जातु सम्भावि। तर्हि अस्यां स्थितौ इयं प्रतिपित्सा यत् तर्हि कथं तेषां मन्दोच्चादीनां भगणाः पठिताः। तत्र गतकक्षासु मया चर्चापि व्यधायि विषयेऽस्मिन्। सूर्यस्य भगणमानं कथम् आनीयते, किञ्च यथा सूर्यस्य तथैव
चंद्रादीनाम् अन्येषां ग्रहाणां भगणमानं कथं साध्यते। किंच न केवलं भगणमानं प्रत्युत तत्तद्ग्रहाणां यदा भगणमानं ज्ञातं नाम एकस्य भगणस्य कालः ज्ञातः यत् एतावता कालेन ग्रहविशेषस्य एकः भगणः, तर्हि अनुपातेन तस्य ग्रहस्य दैनन्दिनी गतिरपि अस्माभिः साधयितुं शक्यते इत्यपि मया प्राकटित तत्र गतकक्षासु। ततः अग्रे किञ्चित् सरामः। तत्र इदमेकम् आसीत्। किम् आसीत् कि सूर्य भगणसमौ एव बुधशुक्रशीघ्रोच्चयोः नैव बुधशुक्रयोः भगणमानं पठितं खलु। यावत् भगणमानं सूर्यस्य एकस्मिन् महायुगे तावदेव बुधस्य तावदेव शुक्रस्य। पुनः इदमपि उक्तं यत् यावत् मानं सूर्यभगणस्य एकस्मिन् महायुगे तावदेव मानं गुरुशीघ्रोच्चस्य मंगलशीघ्रोच्चस्य शनिशीघ्रोच्चस्य च। तर्हि एतत् कथं भवति इत्यत्र प्रयत्नमानोऽयं जनः तद्दिने उच्चस्य विषये किमपि अध्यापयितुं प्रयत्नशील आसीत्। पुनः ततः अग्रे गम्यते। तद्दिने उच्चविषये चर्चा अस्माभिः कृता कि उच्चं हि ग्रहभ्रमणवृत्तस्य भुवः दूरतरः प्रदेशः। तत् पुनः एकवारं यत्यते मित्राणि उच्चादीनां विषये बहवः भ्रमाः अपि जायन्ते। तत् स्वाभाविकमेव अस्ति। तत् एकैकशः अस्माभिः अत्र अध्येष्यते खलु। तर्हि किमर्थम् उच्चस्य ज्ञानम् अपेक्षते, यतोहि किमुक्तम् आसीत् कि कुजार्गिगुरुशीघ्राणां भगणाः पूर्वयायिनां, कि कुजस्य अथवा नाम मंगलस्य गुरोः शनेः वा शीघ्रोच्चानां भगणमानं सूर्यस्य भगणमानेन समम्। तर्हि शीघ्रोच्चन्नाम किम्? तदर्थं तु तावत् सर्वादौ एतत् कस्य उच्चस्य ज्ञानम् अपेक्षते खलु। किमर्थं? यत् उच्चम नाम, देखिए ज्योतिष में दो सिद्धांत ज्योतिष में और फलित ज्योतिष में दोनों ही जगह उच्च और नीच प्रसंग आए हैं। जो फलित ज्योतिष के उच्चादि हैं वो नियत हैं। ये अज वृषभ मृगांगना कुलीर झषवणिजौ च दिवाकरादि तुंगाः, तो ये जो सूर्य के मेषादि राशियों में सूर्यादि ग्रहों के जो उच्च होते हैं, पठित हैं फलित ज्योतिष में, वो ये नहीं है, ये उच्च नहीं है। ये आप यूँ कह लीजिए कि भाग्यवशात संज्ञा साम्य है और कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ जब उच्च की जो बात करते हैं, वो उच्च का मतलब हुआ कि एक ऐसा, उच्च का मतलब उच्च स्थान, उच्च का मतलब उच्च पद। तो उच्च पद का मतलब ये नहीं हो गया कि उनकी कुर्सी बड़ी ऊंची लग गई है। कुर्सी ऊंची नहीं होती है, उस कुर्सी का महत्व अधिक होता है, इसलिए वह उच्च पद कहलाता है।
तो ग्रह फलित ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में जब हम उच्च आदि की बात करेंगे तो वहाँ मतलब ये हुआ कि अमुक जातक की कुंडली में सूर्य आदि जो ग्रह हैं वो जिस समय उस जातक का जन्म हुआ उस समय अपने उच्च पदवी पर थे, उससे अधिक बलवान बलशाली नहीं हो सकते हैं, उच्च से अधिक। ठीक, तो वो अपने एकदम उच्च माने शिखर पर थे। अब यहाँ शिखर पर का मतलब वो भाव है। तो जैसे किसी के भी जीवन में, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी आप कह सकते हैं कि अभी वो उच्च पर हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रहों के साथ भी ऐसा ही है, उनका एक समय आता है जब वो अपने शिखर पर होते हैं। तो वो जो उनके अंश विशेष हैं प्रत्येक राशि में वो तो नियत हैं, लेकिन मित्रों यही जो है कुछ घालमेल भी फलित विकास जैसे ग्रंथों में ग्रंथकारों ने किया है और अनावश्यक खींचा है उसको सिद्धांत ज्योतिष के उच्चों में, जबकि वैसा नहीं है। सिद्धांत ज्योतिष का जो उच्च है वो उच्च इस हिसाब से है कि ग्रह का, अब देखिए ये कहा कि शनि नक्षत्रों की कक्षा सबसे ऊपर कक्षा है, हैं? ग्रहों की ग्रह कक्षा ऊपरी क्रमेण है। तो ऊपर है का मतलब क्या हुआ, एक की कक्षा यहाँ है, एक की कक्षा यहाँ, एक की कक्षा यहाँ, एक की कक्षा यहाँ है। तो ऊपर का मतलब, तो जो सबसे ऊपर है उसी को कह देंगे कि ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचाई पर है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो उच्च है, ये उच्च का मतलब क्या हुआ, जिस केंद्र के आधार पर आप बात कर रहे हैं, दूरी, जिस केंद्र से दूरी के संबंध में ये बातें हो रही हैं, उस केंद्र से वह स्थान कक्षा में या वह कक्षा अन्य कक्षाओं की तुलना में सर्वाधिक दूरी पर है। सिद्धांत ज्योतिष में इसे ही आप उच्च कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये एक आप कक्षा मान लें, तब इस कक्षा में जो सर्वाधिक दूर होगा केंद्र से है। अब देखिए, अगर मैं केंद्र से सर्वाधिक दूर होगा ऐसा कहूँगा तो ये बात जमती है क्या? ये बात जमती तो नहीं है। क्यों जमती? इसलिए नहीं है क्योंकि इदम तावत वृत्तम इव भाति, ये वृत्त के जैसा दिखता है, किंतु अथ च वृत्त परिभाषया तु केंद्रात् परिधि पर्यंतम यदंतरम भवति तदंतरमेव त्रिज्यारूपम किंच वृत्ते सर्वाः अपि त्रिज्याः तुल्याः, यानी सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाहे ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, ठीक, और चाहे ये हो, सभी त्रिज्या, आप इसे भू कह लीजिए तो ये क ख ग घ और च, तो भू क बराबर भू ख बराबर भू ग बराबर भू घ बराबर भू च, ये सब के सब त्रिज्या हैं। त्रिज्या, these all are radiuses, ठीक, ये सब रेडियस हैं। तो ये सब के सब बराबर होती हैं, ठीक, तभी वृत्त कहलाएगा ही। अगर किसी गाय को एक खूंटे में बांध दीजिए आप, तो गाय अगर घूमेगी तो फिर वो गोल गोल ही घूमेगी, हैं? या आप कोई वस्तु, कोई पत्थर या कोई गेंद बांध लीजिए एक डोरी से, रस्सी से, और उसको घुमाइए, तो घुमाएंगे तो वो और कोई आकार नहीं बनाएगी, उसका उस गेंद का जो भ्रमण पथ है वो सिर्फ और सिर्फ वृत्ताकार होगा, न वो आयताकार होगा, न वर्गाकार होगा, न दीर्घ वृत्ताकार होगा, कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ वृत्ताकार होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र हो गया मेरा हाथ
और केंद्र से डोरी जो है वो हो गई त्रिज्या, उस डोरी पर बंधी हुई वो वस्तु, वो चारों ओर त्रिज्या चूंकि बराबर है क्योंकि डोरी की लंबाई घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो डोरी बराबर होने की वजह से, त्रिज्या बराबर होने की वजह से जो वह वस्तु घूमेगी वो मात्र गोल गोल घूमेगी, वृत्ताकार घूमेगी, यानी कि वृत्त ही बनाएगी। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये हुआ कि फिर आप जो उच्च की बात कर रहे हैं ग्रह की कक्षा में, उसका क्या मतलब है? क्योंकि आपने बोला कि उच्च जो है वो ग्रह कक्षा का वह स्थान है जो सर्वाधिक दूरी पर है, और नीच वह स्थान है यत भुवः नेदिष्ठम, पृथ्वी से सबसे समीप, भुवः दविष्ठम यत् बिंदु वर्तते तत्तावत् उच्चम, यच्च नेदिष्ठम तत्तावत् नीचम इति। अस्यां स्थितौ वृत्त परिभाषया यदि विचारयामश्चेत इयं तु न भवितुमर्हति। ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई बिंदु कक्षा में सर्वाधिक दूर हो और कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे, अगर इसे मैं प मानता हूँ और इस बिंदु को फ मान लेता हूँ, तो क्या यह बिंदु केंद्र से अधिक दूरी पर होगा, सर्वाधिक दूरी पर होगा और ये कम दूरी पर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक वृत्त बना रहा है, तो इस बिंदु तक जाने वाली रेखा ये, और चाहे इस बिंदु तक जाने वाली रेखा ये दोनों ही त्रिज्या होंगी और ये दोनों ही बराबर होंगी, ये बराबर ये। ठीक, ऐसी स्थिति में एक बात निकल के ये आती है, तब ऐसे में दो निष्कर्ष निकलते हैं, दो में से कोई एक निष्कर्ष आपको लेना पड़ेगा। पहला क्या कि अगर आप उच्च बिंदु की बात करते हैं, यानी कि भ्रमण पथ का वह बिंदु जो केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर हो, तो ऐसी स्थिति में दो में से कोई एक संभावना माननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पहला क्या? पहला तो ये कि या इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेंटर पॉइंट है जो कि भू है, वह भू इस वृत्त का, इस ग्रह के भ्रमण वृत्त का सेंटर पॉइंट नहीं है। क्योंकि अगर भू सेंटर पॉइंट होता, पृथ्वी अगर केंद्र में होती, इस मान लीजिए ये कक्षा है चंद्रमा की, चलिए चंद्रमा की मान लेते हैं। अब चंद्रमा की कक्षा होने पर पृथ्वी से समान दूरी पर चंद्रमा की कक्षा के सभी बिंदु होंगे, अगर भू केंद्रिक चंद्र की वृत्ताकार कक्षा है तो। लेकिन अगर भू केंद्रिक चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा होगी तो भू भी केंद्र में हो, चंद्रमा वृत्त में भी हो, तब फिर ऐसे में उच्च और नीच बिंदु की कल्पना बेकार है, नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो भ्रमण पथ है वो वृत्त होगा, और वृत्त पर के किसी भी वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र की दूरी बराबर होगी, यानी कोई बिंदु उच्च नहीं, कोई बिंदु नीच नहीं। तब संभावना एक ये बनती है कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो भ्रमण पथ है चंद्रमा का, इस चंद्रमा के भ्रमण पथ के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, इसका तो यही मतलब हुआ। या दूसरा क्या मतलब होगा? दूसरा मतलब तो पहले इसको देख लें, तब फिर आगे चर्चा करें। तब इसको अगर हम कहेंगे तब फिर हम क्या करेंगे? तब हम ये कहेंगे कि एक्चुअल में जो चंद्रमा के भ्रमण पथ का सेंटर पॉइंट है, इसे मैं दूसरे उससे करता हूँ तो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए, एक तो ये जो सेंटर पॉइंट है चंद्रमा के लिए, आपको ये मान लीजिए ये केंद्र हो गया, ठीक। और पृथ्वी को आपको फिर पृथ्वी का केंद्र आप यहाँ मान लीजिए इस जगह, और ये भू के मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, चंद्रमा का ये जो भ्रमण पथ है, चंद्रस्य यदिदं भ्रमण वृत्तं वर्तते, चंद्रस्य या कक्षा इयं वर्तते, तस्याः कक्षायाः केंद्रं भिन्नं तत्तु तावत् इदं वर्तते, किंच भूकेंद्रं ततः नाम चंद्र कक्षायाः केंद्रे भूकेंद्रं नास्ति, केंद्रं भूकेंद्रं नास्ति, भूकेंद्रं तु तावत् ततः दूरे तिष्ठति है। अस्याम स्थितौ, अब देखिए अब बात बन जाएगी
क्योंकि अब इस पॉइंट से देखिए, अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस पॉइंट से जो चंद्रमा का केंद्र है ना, चंद्रमा के केंद्र से ये पॉइंट बराबर और ये पॉइंट बराबर, ठीक। चंद्रमा के केंद्र से, चंद्रमा के केंद्र का मतलब यूं कहें कि चंद्रमा के भ्रमण कक्षा, चंद्रमा की जो कक्षा है, चंद्र कक्षा के केंद्र में ये पॉइंट है, जो कि भू केंद्र नहीं है। और भू केंद्र से अगर आप देखेंगे तो ये दूरी प तक की दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं भू लिख दूँ तो भू प, ये भू प दूरी ये अधिक है किससे? भू फ से, ठीक है ना। भू प यानी ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भूप है। अब इस जगह आप पृथ्वी के सापेक्ष आप देखेंगे तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्र भ्रमण वृत्त का यह बिंदु सर्वाधिक दूर पे है, तब इसे आप क्या कह सकते हैं, अब मैं इसका नाम दे दूंगा उच्च, और यह बिंदु सर्वाल्प दूरी पर है, इसे मैं नाम दे दूंगा नीच, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये संभावना बनती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? इसी को भास्कराचार्य ने क्या कहा? भूमेर मध्ये खलु भवलयस्यापि मध्यम यतस्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये। यस्मिन् वृत्ते खचरः भ्रमति, यस्मिन् वृत्ते खचरः नाम ग्रहः, खेचरः खचरः वा ग्रहः यदा यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य वृत्तस्य केंद्रं भूकेंद्रं नास्ति। भूकेंद्रं तु तावत् अत्र वर्तते, तस्य भ्रमणवृत्तस्य केंद्रं अत्र वर्तते। अतः भास्करः वदति कि यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरः, अस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरः, यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरः नास्य मध्यम, अस्य मध्यम कुमध्ये नास्ति। कु अर्थात पृथ्वी, तो पृथ्वी के मध्य में इस भ्रमण वृत्त का केंद्र नहीं है, तो उसका यानी कि उसका केंद्र भू केंद्र से अलग है, भू केंद्र से अंतरित है उसका केंद्र, ठीक है। अब इस चित्र में ये अंतर कितना हो गया? ये भू के मान लीजिए, ये भू है, ये के है, तो ये जो अंतर है ना, ये भू के, यही अंतर है इस चंद्रमा के भ्रमण कक्षा के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है ना। एक ये संभावना है, और इसी संभावना पर कार्य किया है प्राच्य सैद्धांतिकों ने। सूर्य सिद्धांत भी इसी संभावना पर काम करता है, इसी अवधारणा पर काम करता है। और जो दूसरी अवधारणा है वो मॉडर्न है, केपलर की है। तो वो क्या कहता है कि आप उच्च और नीच बिंदु कहते हैं और आपको पृथ्वी को केंद्र में मानना है, तो फिर दूसरा क्या होगा? दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि इसका मतलब ये हुआ द पाथ इज नॉट सर्कुलर बट इज ओवल शेप या एक्लिप्टिक, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ है, और इस दीर्घवृत्ताकार पथ में यहाँ कहीं पृथ्वी है। ये पृथ्वी मान लीजिए, ये चंद्र कक्षा हो जाएगी, और ये चंद्र कक्षा से ये दूरी सर्वाधिक है, उच्च हो जाएगी, ये दूरी सर्वाल्प है, ये नीचे हो जाएगी, ठीक। तो ये जो है ये दीर्घवृत्ताकार हो गया। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कब? जब आप ग्रहों के भ्रमण पथ में उच्च या नीच की कल्पना करते हैं, तो जब उच्च और नीच की कल्पना करेंगे तो आपको इनमें से कोई एक अवधारणा लेके चलनी पड़ेगी। या अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो वृत्ताकार पथ ही मानेंगे, तो वृत्ताकार पथ मानेंगे तब आपको पृथ्वी को केंद्र में नहीं मानना पड़ेगा। पृथ्वी को केंद्र में की बजाय भ्रमण वृत्त का केंद्र कुछ और हो जाएगा, ग्रह भ्रमण वृत्त का, और पृथ्वी उससे कुछ अंतरित होगी, है। इसे ही अंत्य फलज्या बोलते हैं।
तो अंत्यफल की ज्या अंत्यफल ज्या ऐसे ही बोलते हैं। आगे ये सब विषय आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं नहीं कहना चाहता। अब मेरा सारा का सारा प्रयोजन आपको उच्च और नीच बिंदु के बारे में बताना है। तो उच्च और नीच बिंदु के बारे में कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये जब आगे कहना है तो आप अभी से क्यों कह रहे हैं, क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। लेकिन मित्रों, मेरा स्वभाव है, मैं स्थिर गति से पढ़ाता हूँ, एक ही बात को कई बार कहूँगा, तो अलग अलग तरीके से कहूँगा, इसलिए इस बात को आपको सहना पड़ेगा। बहरहाल, तो ये भू केंद्र है। भू केंद्र के तो फिर क्या हुआ, जब मैं उच्च की बात करूँगा तो उच्च ये तो तय हो गया, उच्च की परिभाषा तय हो गई। उच्च की परिभाषा क्या हो गई सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, कि भू केंद्र से ग्रह भ्रमण वृत्तस्य यत बिंदु सर्वाधिकांतरे तिष्ठति वर्तते तत्तु उच्चम। अथ च ग्रह भ्रमण वृत्तस्य तद बिंदु यत भू केंद्रात् नाम अत्यल्प अंतरेण तिष्ठति तत् निम्न बिंदु या नीच बिंदु। ठीक, तो जब इस प्रकार से करेंगे तब आपको पृथ्वी को इस भ्रमण वृत्त के केंद्र से हटाना पड़ेगा और उसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, चाहे ऊपर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे ले लिया, तो अब ये उच्च हो गया और ये नीचे हो गया। तो या तो ये कॉन्सेप्ट लें वृत्ताकार में, या फिर आप दीर्घ वृत्ताकार कर लीजिए। दीर्घ वृत्ताकार में आपको फिर पृथ्वी से ये दूरी सर्वाधिक हो जाएगी, ये सर्वाल्प हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो अब इसके आगे की बात, तो इसको रहने देते हैं, इस चीज़ को इसको मिटा देते हैं। ज़्यादा जितना अधिक लिखा रहता है उतना फिर कन्फ्यूजन बढ़ता है, और मैं एक बड़ा सा चित्र बनाता हूँ। ठीक, तो अब बताया ना, आज चूँकि विलंब से आया इसलिए तैयारी भी नहीं कर पाया मैं। 2 कक्षाएं बनानी हैं। एक कक्षा ये होगी, वृत्ताकार बिल्कुल भी नहीं है ये। तो एक वृत्ताकार कक्षा अगर मैं बनाऊं, कुछ बना है। मित्रों, पुस्तक देख लीजिएगा, पुस्तक के आकृति में पुस्तक को आप कंसल्ट करें, क्योंकि मैं आकृति में बिल्कुल भी ड्राइंग में आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत ख़राब हूँ। तो ये एक वृत्त है, और एक और वृत्त मुझे बनाना पड़ेगा। वो वृत्त मैं इससे बना देता हूँ। एक ये वृत्त है, 2 वृत्त हो गए। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या। तो 2 वृत्तों की कल्पना हम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, उच्च, जैसा मैंने आपसे कहा कि उच्च बिंदु जो होता है वह बिंदु है जो सर्वाधिक दूरी पर होता है। अरे माय गुडनेस, इट्स वेरी बैड। तो ये कुछ बेटर बना है। इसी सब झंझट से बचने के लिए मैं पहले बना लेता हूँ, लेकिन अब आजकल इतनी व्यस्तता है कि मैं संस्थान से ही देर से आ रहा हूँ, और उसके कारण बड़ी मुश्किल हो रही है। सोचा तो था कि आज क्लास स्किप कर दूंगा, लेकिन सोचा कि फिर क्लास स्किप करना ठीक नहीं है, इसलिए आ गया। तो ये 2 वृत्त हैं, और इस वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, इस वृत्त का केंद्र ये है। ठीक, और इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र ये है। ठीक है, तो अब
सॉरी, ठीक। और अब जो है अब देखिए ये चित्र इसमें एक को प्रतिवृत्त कहूँगा मैं और एक को कक्षावृत्त कहूँगा। जो ये है ये प्रतिवृत्त कहलाएगा और ये जो है कक्षावृत्त कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है मैंने पहले जैसे बताया कि ये एक केंद्र हो गया और एक ये केंद्र हो गया, दो केंद्र हैं। यहाँ जो है ये पृथ्वी के है और ये आपको इस प्रतिवृत्त का केंद्र मानना पड़ेगा, ये यहाँ पे है। अब ये उच्च बिंदु हो गया, इस उच्च बिंदु को मैं इससे लिख देता हूँ और इसी को अगर आगे बढ़ा देता हूँ तो ये यहाँ पे ये नीचे बिंदु हो जाएगा। ये अब ये स्प है, ये ग्रह है, ये स्प है और ये म है और ऐसे ही इधर ये स्प हो जाएगा, ये म हो जाएगा और ये ग्रह हो जाएगा। अब मैं पढ़ता हूँ और उसके आगे टीका पढ़ूंगा मैं और टीका के साथ साथ इस रचना की पर बात करेंगे। देखिए ग्रह के उच्च के भगण की उत्पत्ति को पढ़ते हैं। तत्र किन नाम तावद उच्चम इति उच्यते, कि उच्च किसे कहते हैं, इसकी बात पहले करते हैं। तो कहते हैं उच्चम ही ग्रह भ्रमण वृत्तस्य भूः अपेक्षया दूरतरः प्रदेशः, कि उच्च जो है, अब आप जो फोकस अभी कीजिए, ये जो रेड वाला वृत्त बना हुआ है, रक्त वर्णीय जो वृत्त है ना, इस पर आप फोकस कीजिए। ये मैं इस वृत्त की बात कर रहा हूँ। ये वृत्त है जिसमें कि ग्रह भ्रमण कर रहा है। ठीक, ये एक ग्रह है, ग्रह यानी ग्रह, और ये इस लाल वाले वृत्त में भ्रमण कर रहा है। ठीक है, और इस वृत्त का केंद्र है ये के, ग्रह के भ्रमण वृत्त का केंद्र हो गया के। ठीक है, अब इस ग्रह भ्रमण वृत्त में ग्रह नी, ये जो नाम है इस वृत्त का, इसमें आप देखेंगे तो इस केंद्र से दूरी पर यहाँ पृथ्वी है और पृथ्वी से भू उ ये दूरी सर्वाधिक है, भू उ। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये सर्वाधिक है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भू नी ये सर्वाल्प है। तो जो भ्रमण वृत्त का जो पॉइंट सर्वाधिक दूर पर होगा भू केंद्र से, वही उच्च कहलाएगा। ये बात पहले भी हो चुकी है। इसलिए भू उ ये क्या हो जाएगा, उ का मतलब पहले मैं उच्च बिंदु लिखे लेता हूं। तो उ ये उच्च बिंदु है, उच्चम, तो ये हो जाएगा भू उ, ये सर्वाधिक दूरी, और भू नी बराबर नीचम, ये जो है सर्वाल्प दूरी। यानी भू पर जब ग्रह रहेगा तो सबसे दूर रहेगा पृथ्वी से, और भूनी पर रहेगा तो सबसे नज़दीक रहेगा पृथ्वी से।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहते हैं कि भुआ अपेक्षा दूरतरः प्रदेशः तथा तस्मात् भारधे, यानी ये जो दूरतर प्रदेश है उससे ठीक भारत यानी 180 अंश पे यहाँ पे नीचम तद भुआ निकटवर्ती इति उच्च स्थितो व्योमचरः सुदूरे नीच स्थितः स्यान् निकटे धरित्र्या यदि भास्करोक्ते है। ग्रह भ्रमण वित्तस्य केंद्रम न भूकेंद्रम। तब जो मैंने आपसे बात कही कि ऐसी स्थिति में जो ये ग्रह का भ्रमण वृत्त है, इस भ्रमण वृत्त का केंद्र भू केंद्र नहीं है, ये जो कि एकदम दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि भू केंद्र यहाँ है और वृत्त ये है। इस वृत्त का ये यहाँ पे केंद्र हो ही नहीं सकता, इसका केंद्र बीच में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, ग्रह भ्रमण वृत्त से केंद्रम न भू केंद्रम यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये यस्मिन् वृत्ते अयम खचरः अत्र तु अस्मिन् रक्तवर्णीये वृत्ते अयम खचरः ग्रह भ्रमति अतः अस्य भ्रमण वृत्तस्य केंद्रे भूकेंद्रम नास्ति वस्तुतः तस्य केंद्रम तु भिन्नम। तो ग्रह भ्रमणवृत्तस्य केंद्रम न भूकेंद्रम इत्युक्ते अर्थात भूकेंद्रात् तत् ग्रह परम फल जीवातुल्य उपरिष्टात्। अब यह जो भूकेंद्र है, इस भूकेंद्र से परम फल जीवातुल्य ऊपर ग्रह भ्रमण वृत्त का केंद्र यानी प्रतिवृत्त का केंद्र होगा। अब ये जो ग्रह का भ्रमण वृत्त है ना, ये प्रतिवृत्त मतलब क्या हुआ, प्रतिवृत्त का मतलब आप समझ लीजिए ग्रह भ्रमण वृत्त, ये हो गया ग्रह भ्रमण वृत्त, ठीक है। तो ये जो ग्रह का भ्रमण वृत्त है, इस ग्रह भ्रमण वृत्त में जिसे इन्होंने प्रतिवृत्त बोला है, उस प्रतिवृत्त का केंद्रम इति भूकेंद्रात् तद्ग्रह परम फल जीवातुल्य। भूकेंद्र से इस ग्रह की जो परम फल है, इस ग्रह का परम फल जो आएगा, उस परम फल, अब परम फल अगर मैं अभी बता दूं तो स्पष्टाधिकार में आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा इतना कह देता हूं कि देखिए आज गणित करके आप ग्रह का आनयन कीजिए, किसी भी एक ग्रह को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने सूर्य को ले लिया और कल्पादि की या युगादि की गणित की मैंने, और गणित करके सूर्य आया मेरा कन्या राशि के 1 अंश पे या कन्या राशि के 2 अंश पे आया, ठीक। मैंने जब गणित किया तो क्या आया, सूर्य आया कन्या राशि के 2 अंश पे। लेकिन जब मैं उसको वेध करता हूँ, देखता हूँ दूरवीक्षण यंत्र से, तो वो मुझे कहाँ दिखता है, कन्या राशि के 2 अंश पे न दिख के 2 अंश 50 कला पे या 3 अंश पे दिखता है, या 2 अंश 5 कला पे दिखता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, 5 कला का 10 कला का, ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, फल। उसे क्या बोलते हैं, फल। तो जो मैंने देखा वेद से, उसको बोलते हैं स्प यानी स्पष्ट ग्रह। क्या कहलाता है वो कहलाता है स्पष्ट ग्रह। ये इसी को आप क्या बोलते हैं, स्प से यहाँ बोल रहे हैं इसको, जो मैंने देखा, देखने से जो आया। और मध्यम ग्रह एक होता है, तो मध्यम ग्रह यानी कि एवरेज से निकाला हुआ, एवरेज से तो गणित से ही आप निकालेंगे, इतने दिनों में, 1 लाख दिनों में या 1 अरब दिनों में इतने चक्कर लगा लेता है। महायुग के 43,20,000 सौर वर्षों में अगर सूर्य 43,20,000 चक्कर लगा लेता है, तो महायुग के आरंभ से लेके आज तक में जितने मान लीजिए 40 लाख वर्ष हो गए, तो 40 लाख में कितना चक्कर लगाएगा। इससे जो आप ले आएंगे वो मध्यम ग्रह कहलाएगा, यानी मैथमेटिक्स से जो ले आएंगे। तो गणितागत जो ग्रह है वो मध्यम ग्रह होगा, या अनुपाते न आगत, ऐसा गणितागत की बजाय बोले अनुपात से आया हुआ। तो अनुपात से जो एवरेज से जो आप ग्रह ले आते हैं वो मध्यम ग्रह होता है, अनुपात से, ठीक। तो मध्यम ग्रह गणित से आप ले आए, मैंने उसका उदाहरण बताया आपको कि कल्पना कर लीजिए सूर्य आया सिंह मेष वृष कन्या राशि के 2 अंश पे आ गया आपका, ठीक। 5 राशि 2 अंश 1 कला और 10 विकला आ गया, ये आप मान लीजिए मध्यम आ गया। और स्पष्ट आया है आपका
5 राशि 2 अंश 25 कला और 10 विकला। ठीक, तो ये 24 कला का अंतर आया ना, यहाँ 1 कला, यहाँ 25 कला, तो 24 कला, यही क्या, इसे ही कहेंगे हम फल। मध्यम का और स्पष्ट का, इसका आप अंतर निकाल लीजिए। इसी अंतर, तो इसको हम क्या बोले, अगर मैं सूत्र रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, मध्यम ग्रह, और ये अंतर का चिन्ह होता है गणित में, लिटा के एस को लिख दीजिए, और ये स्पष्ट ग्रह, इसका जो अंतर है इसे क्या बोलेंगे, फलम। तो इस जो ये फल आया है, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ 24 कला आ गया। अब इस 24 कला को आपको अभी 24 कला की ज्या बना लीजिए। अभी ज्या को जाने दीजिए, मैं ज्या पे अभी आप खाली इतना ही समझिए, ज्या को अभी नहीं कहेंगे हम। तो अभी आप इतना ही समझिए कि 24 कला का अंतर आया। तो 24 कला का जो अंतर आया, वही अंतर पृथ्वी, ये इस ग्रह का जो भ्रमण वृत्त है और इस भ्रमण वृत्त का के केंद्र का अंतर होगा। ठीक, इसको मैं दोबारा कहता हूँ, फिर से समझ लीजिए। और अगर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ग्रह जो प्रतिदिन भ्रमण कर रहा है और आप उसको वेध से देख रहे हैं, दूरवीक्षण यंत्र से, या वेधशाला में जाके उसका वेध कर रहे हैं, प्रस्तर वेधशाला में, उससे जितने राशि अंश कला विकला आता है उसे ही हम स्पष्ट ग्रह कहते हैं। मान लीजिए आज सूर्य को हमने देखा और सूर्य आया 5 राशि 2 अंश 25 कला 10 विकला, और अनुपात से जो हम ग्रह निकालते हैं, सूर्य निकाला और सूर्य आया 5 राशि 2 अंश 1 कला 10 विकला, तो ये इन दोनों का जो अंतर होगा। तो अच्छा, अब एक बात, ये जो लाल से मैंने चक्र बना रखा है, ये एक्चुअल में वास्तविक जो वेद से आप निकाले हैं ना राशि अंश कला विकला, उसको आप मान लीजिए कि वास्तविक ग्रह जो है ये इस पर भ्रमण कर रहा है। तो जो वास्तविक ग्रह भ्रमण कर रहा है उसका ये रक्त लाल रंग का ये जो पथ है, इसका केंद्र के है, और जो हमने अनुपात से ग्रह हम ले आए थे वो भ्रमण कर रहा है इस पथ पर, नीले वाले पे। इस अनुपात वाले का केंद्र है भू। तो अनुपादिक ग्रह के भ्रमण पथ का केंद्र भू है, और प्रत्यक्ष या स्पष्ट ग्रह के भ्रमण केंद्र, जिसे कि भ्रमण वृत्त, जिसे हम प्रतिवृत्त कहते हैं, उसका जो केंद्र है वो के है। तो इन स्पष्ट ग्रह इसमें भ्रमण कर रहा है, मध्यम ग्रह इसमें भ्रमण कर रहा है। इन दोनों का मध्यम और स्पष्ट ग्रह का जो अंतर है, वही अंतर इन दोनों कक्षाओं का अंतर कहलाएगा। यानी ये दोनों कक्षाएं इतने ही अंतर से अंतरित रहेंगी जितना मध्यम और स्पष्ट ग्रह का अंतर है, और वही अंतर जो इन कक्षाओं में होगा वही तो उनके केंद्रों में भी होगा, क्योंकि ठीक। तो इसलिए भू के, ये अगर मैं एक उदाहरण से, जो मैंने उदाहरण लिया था उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो इस उदाहरण में जहाँ आप स्पष्ट ग्रह 5 राशि 2 अंश 25 कला 10 विकला कह रहे हैं, वह स्पष्ट ग्रह या स्पष्ट सूर्य इस कक्षा में चल रहा है। मध्यम जो गणित से अनुपात से निकाला वह मध्यम सूर्य हुआ, यानी कि एवरेज, यानी कि आभासिक कह सकते हैं आप इसे। तो आभासिक जो है वास्तविक इसमें चल रहा है, और आभासिक जो सूर्य है इसमें चल रहा है। इस भ्रमण पथ को कक्षावृत्त बोल दिया, इसका केंद्र भू मान लिया, ये भी आभासिक है, क्योंकि वास्तविक में ग्रह के भ्रमण वृत्त का केंद्र भू नहीं है, वो तो यहाँ है। तो ये कितनी अंतर पर होगा, उसी बात को कह रहे हैं। तो वह जो अंतर है, वह अंतर कितना होगा, उतना ही होगा वह अंतर जितना मध्यम और स्पष्ट ग्रह में अंतर है। तो मध्यम और स्पष्ट ग्रह में अंतर मान लीजिए 24 कला आया है, मध्यम और स्पष्ट सूर्य में अंतर, तो उतने ही अंतर से अंतरित ये दोनों कक्षाएं हो जाएंगी। मध्यम ग्रह सूर्य की कक्षा जिसे आप कक्षावृत्त बोल रहे हैं, स्पष्ट सूर्य की कक्षा जिसे आप प्रतिवृत्त बोल रहे हैं। तो मध्यम और स्पष्ट सूर्य में जितना अंतर हुआ वही इन दोनों कक्षाओं में अंतर हुआ। इसलिए भू के ये जो, तो उसको क्या बोलते हैं, मध्यम और स्पष्ट ग्रह के अंतर को हमने फल संज्ञा दी, इसको फल कहा। तो यह फल रूपी अंतर
जब इन दोनों कक्षाओं में होगा तो वो अंतर यहाँ पर भी होगा। इसको मैं एक नाम दे दूं, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं आप लॉ। तो ऊ लॉ, ये जो अंतर है ये भू के ही बराबर होगा, और यही अंतर नी, और इसमें ले लीजिए इस नी, और इसको मान लीजिए नी व कर दीजिए, ये बराबर नी व के हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये बराबर फल। फल क्या है, मध्यम और स्पष्ट का अंतर। ये तो मध्यम और स्पष्ट का जितना अंतर होगा उसी अंतर के तुल्य इस स्पष्ट ग्रह का, उसी अंतर के तुल्य वह स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त से अंतरित होगा, उससे उसका डिफरेंस होगा। और जैसे जितना डिफरेंस होगा उसी के हिसाब से, तो जितना ऊपर या नीचे यह कक्षावृत्त होगा, स्पष्ट ग्रह का वृत्त होगा जिसे प्रतिवृत्त कह रहे हैं, उसी के हिसाब से उसका केंद्र भी उतना ही अंतरित हो जाएगा। इसलिए इन दोनों वृत्तों का जो अंतर है ऊ ल, वही इन दोनों वृत्तों के केंद्रों में अंतर होगा भू के, और वही यहाँ नीचे इन दोनों वृत्तों के में अंतर हो जाएगा नीव, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फल बोल रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो उन्होंने इसी को कहा, तो इसको अच्छा ये जो अंतर लिया ये मैक्सिमम मान लिया, कि ये अंतर मैक्सिमम है। तो ये जो फल है ये परम फल है। इसी फल को क्या नाम दे देंगे, अगर ये सर्वाधिक हो जाएगा अंतर, यानी इससे ज़्यादा अंतर साल भर में आपको स्पष्ट सूर्य और गणितागत सूर्य में नहीं मिला है, तो इस अंतर को हम बोल देंगे परम फल। ठीक, मैक्सिमम डिफरेंस। और यही परम फल भू के का है। उसी परम फल से डिस्टेंट अंतरित इस भ्रमण वृत्त का, स्पष्ट ग्रह के भ्रमण वृत्त के केंद्र का और मध्यम ग्रह के भ्रमण वृत्त के केंद्र का होगा, वही अंतर यहाँ पे होगा, वही अंतर इन दोनों वृत्तों में यहाँ पे होगा। इसे ही परम फल बोलते हैं। तो परम फल के तुल्य अंतर से आप एक स्पष्ट ग्रह के भ्रमण वृत्त को बना लीजिए। ठीक, तो इसी बात को उन्होंने क्या कहा कि भू केंद्रात तत्त ग्रह परम फल जीवा तुल्य उपरिष्टात, भू केंद्र से उस ग्रह के, अब मान लीजिए ये ग्रह हमने इसको एक नाम दे, ये मान लीजिए सूर्य है। अब चंद्रमा का इसी तरीके से निकालेंगे, स्पष्ट चंद्रमा यानी एक्चुअल जो चंद्रमा है उसका कक्षा, वह उसका भ्रमण पथ जिसे आप चंद्र प्रतिवृत्त बोल देंगे, और चंद्रमा औसत चंद्रमा उसका ये चंद्र कक्षावृत्त हो जाएगा। तो चंद्रमा के कक्षावृत्त और चंद्रमा के प्रतिवृत्त का जो मैक्सिमम अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, चंद्र से संबंधित परम मंद फल हो जाएगा। इसी प्रकार से मंगल का, बुध का, गुरु का, सबका कर लेंगे आप। तो यह जो परम मंद फल है उस परम मंद फल तुल्य ऊपर भू केंद्र से उन ग्रहों की कक्षाएं या प्रतिवृत्त या जिसमें स्पष्ट ग्रह चल रहे हैं वो वृत्त आप बना लेंगे। ठीक, उसी बात को संकेत में इन्होंने यह कहा कि भू केंद्र से तत्त ग्रह उस ग्रह के परम फल की जो ज्या है, ज्या का मतलब सीधी लाइन समझ लीजिए, डोरी। तो क्योंकि वृत्त तो अब यहाँ 3D तो बन नहीं सकता, नहीं तो आपको ये 3D में अंतर दिखता, तो 3D में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए उसको ज्या, ये जो अंतर है ना, जो कि कोणीय अंतर है कि यहाँ पे 24 कला का अंतर है, तो वो 24 कला तो कोणीय हो गई ना। उस 24 कला के कोणीय अंतर को अगर हम सीधी रेखा में कहें तो उसको हम ज्या कह देते हैं, उसका एक नाम देते हैं ज्या। तो परम फल का ये जो ज्या है, इस तत्त ग्रह फल परम फल जीवातुल्य ऊपर ग्रह भ्रमण वृत्तस्य प्रतिवृत्तस्य केंद्रम, इतनी बात समझ में आ गई। इति तद्वृत्तस्य यह प्रदेश, तो अब इस वृत्त का जो प्रदेश भू केंद्रात दूरतर, भू केंद्र से दूरतर होगा, तदेव उच्चम, वही उच्च हो जाएगा। अर्थात भू केंद्र प्रतिवृत्त केंद्र, यानी भू केंद्र है ये भू, और इस प्रतिवृत्त का केंद्र है के, तो भू केंद्र प्रतिवृत्त केंद्र बिंदु द्वय, भू केंद्र बिंदु और प्रतिवृत्त केंद्र बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं से भू केंद्र प्रतिवृत्त केंद्र बिंदु द्वय गता, इन दोनों केंद्र बिंदुओं से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधरा रेखा, ऊपर और नीचे की ओर जाने वाली जो रेखा है,
वही ऊर्ध्व देशे यत्र लगती, यही ऊपर की ओर जहाँ लगेगी, ऊर्ध्व देशे यत्र लगती तत्र उच्चम, उसे ही उच्च बोल देते हैं। और तथा अधो देशे यत्र लगती तत् नीचम इति फलितम। यथा ऊपरी प्रदर्शित क्षेत्रे उ उच्चम नी नीचम उच्च स्थाने विद्यमाने ग्रह। तो अब आगे की कहानी, अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लिखने पे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब ये सवाल ये है कि उस उच्च को पहचाने कैसे, कि ग्रह उच्च पर आ गया, उसके कुछ तो देर से आरंभ किया था, उस उच्च को पहचाने कैसे, उसका उन्होंने बताया है। क्या कहा कि उच्च स्थाने विद्यमाने ग्रहे, जब ग्रह इस उच्च पर चला जाएगा ना, इस जगह चला जाएगा, तो उच्च स्थाने विद्यमाने ग्रहे मध्य स्पष्ट ग्रहयो अभेदः। मध्य और स्पष्ट ग्रह में, अब नरेश जी अगर सुन रहे हों, मुझे नहीं पता कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है बाद में सुने, तो आप देख लीजिए नरेश जी, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है मध्य स्पष्ट ग्रहयो अभेदः ग्रहगते परमाल्पत्वम। ग्रहगति में क्या कर रही हो तुम? ग्रहगति में परमाल्पता होती है, ग्रहगति परमाल्प होगी। दो चीज़ें हैं, मैं फिर सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, परमाल्प में और शून्य में अंतर होता है। ग्रहगति शून्य नहीं होती है उच्च पर, ये सब लोग ध्यान रखिए, जिसको कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर कर ले। यहाँ पर जब ये ग्रह इसमें चलते 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 यहाँ पहुँचेगा तो आप कहें ग्रह की गति शून्य, नहीं ना, परमाल्प होगी। परमाल्प होगी यानी कि इस पॉइंट पे सबसे कम गति हो जाएगी। तो अब यह दो बातें हो गई, उच्च पर गति सर्वाधिक नहीं होती है, उच्च पर गति सर्वाल्प होती है, सबसे कम होती है, तो और यानी एक अगर लिमिटेशन मान ली, एक मर्यादा बांध लीजिए, जैसे सूर्य की हम बांध लेते हैं मर्यादा कि 59 कला 8 विकला उसकी जो है एवरेज गति होती है, तो 55 कला मान लीजिए परमाल्प है, तो 55 कला से 65 कला की रेंज में रहेगा। तो अगर 65 कला चला गया यानी कि सर्वाधिक हो गया, 55 कला पे आ गया यानी सर्वाल्प हो गया। इदम इत्थम नहीं है, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए इस जगह आके 55 कला रह जाती है, जो कि सबसे कम, आपने साल भर ऑब्जर्व किया सूर्य को और देखा कि यहाँ पर आया सूर्य तो इसकी गति कितनी है, 55 कला, सबसे कम, इससे कम नहीं हो रही है। तो जिस जगह, जिस बिंदु पर पहचानेंगे कैसे, जिस बिंदु पर जाके अपनी ग्रह कक्षा में ग्रह सबसे कम स्पीड में आ जाता है, उस बिंदु, तो उच्च को पहचानने के दो तरीके, दो प्रमाण हैं, दो लक्षण हैं। पहला कि सर्वाल्प गति सबसे कम हो जाएगी उच्च पर जाते ही, ठीक है। तो 59 मध्यम गति अगर 59-8 मानते हैं तो सर्वाधिक, और एक मैंने उदाहरण लिया कि मान लीजिए सर्वाल्प गति 55 कला है, तो यहाँ पे आके 55 कला हो जाएगी, मिनिमम स्पीड जिसे आप कहते हैं। और जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, उससे ठीक 180 डिग्री पे आएंगे, तब क्या होगी, इसके ठीक विपरीत स्थिति होगी, यानी इस जगह गति सर्वाधिक होगी इस पॉइंट पर। तो मैं दो लक्षण बता दूं पहले। ये तो पहला लक्षण क्या हुआ, उच्च पर कोई भी किसी भी ग्रह का आप प्रतिदिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, सूर्य चंद्रमा का तो कम से कम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि इनका एक का भगण काल 1 वर्ष है और एक का भगण काल लगभग 1 महीना है। तो 1 महीना और 1 वर्ष तो आप लोगों को देखना ही चाहिए, किसी को जिसको वेद करना है वो देखे। तो नहीं देखना चाहता है तो भाई पंचांग लेके बैठ जाओ, देख लो किस दिन सर्वाल्प है। तो सर्वाल्प गति जिस दिन है, पहली बात तो एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण वो आगे बताएंगे कि उच्च स्थाने विद्यमाने ग्रहे मध्य स्पष्ट ग्रहयो अभेदः, मध्य और स्पष्ट ग्रह में अभेद हो जाएगा, यानी कि गणित से जितना उस दिन राशि अंश कला विकला आएगा, मान लीजिए गणित से आया 5 राशि 2 अंश 1 कला 10 विकला अनुपात से आप ले आए, जिसे आप मध्यम ग्रह कह रहे हैं, मध्यम सूर्य, तो इतना ही स्पष्ट सूर्य हो जाएगा। यानी कि देखा हमने तो क्या देखा, सूर्य 5 राशि 2 अंश 1 कला और 10 विकला पर है, स्पष्ट सूर्य, तो ये बराबर हो गया।
मध्यम सूर्य बराबर स्पष्ट सूर्य हो गया, ठीक है ना। तो ये दो लक्षण हुए, मध्यम सूर्य या मध्यम ग्रह इज इक्विवेलेंट टू स्पष्ट ग्रह। तो उच्च पर पहुंचने के दो लक्षण क्या बताए, पहला कि उस दिन अगर आप मैथमेटिक्स करेंगे तो देखेंगे कि जिस दिन जितनी मध्यम ग्रह है, जितने राशि अंश कला विकला पे है, आप वेद करेंगे तो उतने ही राशि अंश कला विकला पे मिल गया आपको। तो एक पहला लक्षण मिल गया। दूसरा क्या आपने देखा कि उस दिन की गति सर्वाल्प है, यही उच्च का लक्षण है। इससे ठीक 180 अंश पे जब सूर्य आएगा, कोई भी ग्रह आएगा, यानी इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ लक्षण फिर वही दो रहेंगे, लेकिन एक लक्षण बदल जाएगा, एक लक्षण वही रहेगा। नीच के क्या लक्षण हैं, पहला लक्षण क्या है कि सर्वाधिक गति, मैक्सिमम स्पीड रहेगी इस जगह। और दूसरा क्या है, दूसरा यही सेम रहेगा कि मध्यम ग्रह इज इक्विवेलेंट टू स्पष्ट ग्रह, ये बराबर रहेगा। तो ये दो पॉइंट्स को, कॉर्डिनल पॉइंट्स जो हैं किसी भी ऑर्बिट के, इफ यू वांट टू नो, देन फर्स्ट इफ यू वांट टू नो द अपोजी और उच्च ऑफ एनी अ पर्टिकुलर प्लैनेट, you should watch this, you should calculate every day, and when you find that the apparent position of planet and average position of planet is same, number one, and then second thing is कि the speed is minimum. These two are the symptoms to know that the planet is at apogee in its orbit. Okay, so that point is called apogee, where the speed is minimum, number one, and the second thing is the apparent position of planet, apparent position and average position will be equated, both will be equal. So that point is called apogee in its orbit, number one. The second, what point is called perigee or niche? Perigee or niche is a point of an orbit where, number one, the speed will be maximum, but same, the second symptom will be same as it was at apogee, कि the apparent position will equal to the average position, the average planet. So the average planet will be equivalent to apparent planet, number one, but the speed will be maximum. At that point, when this happens to a particular point, that point is called perigee, and that point where the speed is minimum but same thing is happening again, that means the apparent planet and average planet is equal, at that point is called apogee. वो पॉइंट उच्च कहलाएगा और ये पॉइंट नीच कहलाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आज देर से कक्षा चली, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ फिर से एक बार। और कल आप लोगों से कक्षा में मुलाकात होगी। कल मुझे ये कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वास्तुशास्त्री ये संगोष्ठी चल रही है, ई संगोष्ठी चल रही है। इसमें आप लोग अधिकाधिक सम्मिलित होइए गूगल मीट्स के थ्रू। कल 11 से 1:30 बजे तक मेरा मुख्य वक्तृत्व रहेगा व्यावसायिक वास्तु पर, और अध्यक्षता रहेगी प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी की। और शाम को मैं संस्कृतम भारतम, या जो फेसबुक पेज है आदरणीय मदन मोहन झा जी का और उनके समर्पित विद्वानों का, उस पर मैं अधिमास पर अपनी बात रखूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम। मत करो।